नमस्कार। सवाल देश का में मैं रोहित रोहन फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज इस पेंडेमिक में मैं जिस मुद्दे पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, काश ऐसा होता कि हम इस मुद्दे पर डिस्कस नहीं कर रहे होते। भारत जो है वो विभिन्नताओं में एकता का देश रहा है और हमारे देश में हर तरह के पद्धति का, हर तरह के मेडिकल पद्धति का सम्मान होता आया है और वो पैरेलली चलते रहे हैं। हमारे यहाँ जितना इम्पोर्टेंस हम एलोपैथ को देते हैं उतना आयुर्वेद को, यूनानी भी कुछ लोग फॉलो करते हैं और कुछ लोग तो दादी नानी के टोटकों को भी फॉलो करते रहे हैं। लेकिन ये डिस्कशन की रिक्वायरमेंट तब हो गई जब रामदेव बाबा ने एक ऐसा बयान दिया जो वायरल हो गई और वायरल होने के बाद जितने भी एलोपैथी डॉक्टर थे, जिन्होंने 5 साल 7 साल 10 साल लगा के, जिन्होंने इतनी घोर तपस्या करके स्टडी किया हो, पास किया हो, कोई डिग्री लिया हो, उसके बाद वो कोरोना के इस काल में जी जान से जुटे हुए हैं पब्लिक के सर्विस में। और आज मेरी बात हो रही थी एक डॉक्टर से, तो मोर देन 1000 डॉक्टर्स तो सिर्फ इसी पेंडेमिक में दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। ऐसी कंडीशन में जो रामदेव बाबा ने बयान दिया, तो मैं अपने दर्शकों को शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ 30 सेकंड में कि उनका बयान ये था कि ये जो एलोपैथी जो इलाज है ये कंप्लीटली फेल हो चुका है कोरोना में और 100 से भी ज्यादा डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी, तो फिर ये मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। और उन्होंने कहा कि एलोपैथी में कोई भी परमानेंट इलाज नहीं होता है और डॉक्टर्स को कुछ मालूम नहीं है, मतलब इट इज ए, उन्होंने कंप्लीटली एलोपैथ को जो है एक मेडिकल सिस्टम माना ही नहीं। तो इस वजह से सारे डॉक्टर्स को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि इस कोरोना में जिस तरीके से हमारी मेडिकल सिस्टम ने युद्ध लड़ी है, आज फ्रंट वॉरियर के रूप में उनको जाना जा रहा है और डेथ रेट वर्ल्ड में सबसे लो रहा है। वन ऑफ द कंट्री इंडिया रही है जहां पे डेथ रेट बहुत ही कम रहा है। ऐसे में अपने डॉक्टरों का इस तरीके से इंसल्ट देख के आईएमए ने पहले तो नोटिस भेजा, फिर डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनको नोटिस भेजा, लेकिन रामदेव बाबा बजाय कि वो किसी जगह पे स्थिर हो या कहीं पे बैकफुट पे आए, उन्होंने और अटैकिंग मोड अपना लिया और उन्होंने 25 ऐसे क्वेश्चन पूछे डॉक्टर से जो कि और भी डॉक्टर्स को नागवारा गुजरा। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं और बोलना चाहता हूं कि ऑलरेडी मेडिकल वर्सेस मेडिकल हो रखा है, एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद हो रखा है। मैं इस कंडीशन में मीडिया वर्सेस मीडिया भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि रामदेव बाबा एक बड़े एडवर्टाइजर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब एक इंडिविजुअल रामदेव बाबा ने कोई स्टेटमेंट दिया तो इसको आयुर्वेद बनाम एलोपैथ कैसे कर दिया गया। क्या सारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया? तो नहीं, सिर्फ रामदेव बाबा ने दिया। और रामदेव बाबा ने क्यों दिया ये भी सब लोग जानते हैं कि कोरोनिल दवा का उनको मार्केटिंग करना था। बजाय रामदेव बाबा की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताने के, इसको आयुर्वेद बनाम एलोपैथ बता दिया गया। और रामदेव बाबा के हिसाब से अगर देखा जाए तो एलोपैथ तो कोई मेडिकल पद्धति है ही नहीं। तो आज मैं अपने सारे गेस्टों का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर देता हूं, जो गेस्ट आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर काजी जी का स्वागत करना चाहता हूं, जो फिजिशियन हैं और इन्होंने मेडिसिन में अपना डिग्री लिया हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इसलिए भी स्वागत है कि इस पेंडेमिक में जहां आपका एक एक सेकंड कीमती है, आपने कात्यायनी चैनल को इतना बड़ा समय दिया, तो इसके लिए स्पेशल थैंक्स टू यू। हमारे साथ आयुर्वेद के डॉक्टर हैं डॉक्टर राठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज पे बेबाक अपनी वक्तव्य देने के लिए मशहूर हैं महेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इंडिपेंडेंट एडवोकेट हैं सत्य प्रकाश जी। वैसे तो ये दिल्ली मुस्लिम माइनॉरिटी कमेटी में भी मेंबर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, बट आज एज ए इंडिपेंडेंट एडवोकेट के रूप में हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर काजी के लिए है। डॉक्टर साहब, जब आपको ये पता चलता है कि देश के इतने नामी ग्रामी हस्ती जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, अगर वो कोई ऐसा मेडिसिन के खिलाफ और आप लोगों के खिलाफ, मतलब एक एमबीबीएस जैसे डॉक्टर के खिलाफ अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देते, तो सबसे पहले आपको कैसा फील होता है इस पेंडेमिक में? सबसे पहले हमारे देश का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण
है कि हम आज कोरोना के टाइम पर, जहाँ लोग महामारी से मर रहे हैं, ब्लैक फंगस के टाइम पर हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम ये चर्चा भूल गए कि हमें और आगे किस तरीके से इस बीमारी को डील करना है। आगे बीमारी में कॉम्प्लिकेशन में ब्लैक फंगस आ रहा है, उसको हमें कैसे डील करना है। आज हम ये साबित करने के लिए लगे पड़े कि हम सही हैं, हम गलत हैं, हम सही हैं, हम गलत हैं। तो अगर रही बात बाबा रामदेव जी की, सर मुझे नहीं लगता उनके कहने से किसी पे भी कोई फर्क पड़ेगा। न तो उन्होंने कोई मेडिसिन की पढ़ाई करी है, ना उनके पास कोई आयुर्वेदिक की बैचलर डिग्री है, ना कोई मास्टर डिग्री है। एक अनजान, ये कह सकते हैं कि उनके पास अभी कोई मेडिकल की डिग्री है ही नहीं। तो इसमें किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर को, किसी भी डॉक्टर को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान एडवोकेट से बात करता है, अगर एडवोकेट उनका एलएलबी किया हुआ है, साथ में एलएलबी वाला बात करे तो समझ में आता है। एक अनजान इंसान जिसको कुछ नहीं पता, वो बात करके उन्हें समझाएगा तो उन्हें क्या समझ में आएगा। लेकिन आईएमए तो बहुत सीरियस है, और रामदेव बाबा को जेल भेजने के लिए और रामदेव बाबा के खिलाफ काफी कार्रवाई करने के लिए अच्छा सर, उन्होंने कहा, मैंने उनकी वीडियो देखी कि एक दिवालिया मेडिसिन है जिसमें कि रेमडेसिविर फेल हो चुकी है, प्लाज्मा फेल हो चुकी है, फेविकोल, ऑक्सीजन के बारे में भी कहा है कि घर पे जो लोग थे वो भी मरे, और हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन लेके मरे, तो क्या फायदा। पहले बात हम आपसे और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ मेडिसिन हम ही लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये ऑल इंडिया के लोग इसी प्रोटोकॉल पे चले हैं। WHO सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं एडवाइस करता है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एडवाइस करता है। आप ये बताइए, तो हिंदुस्तान के लोगों के बीच में इन्होंने आकर ऐसी बात कही, अगर ऑल वर्ल्ड के लोगों के बीच में ऐसी बात कहेंगे तो क्या असर पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में इसकी खिल्ली उड़ रही है। जी सर, और हम बात कर रहे हैं रेमडेसिविर फेल हो चुकी, प्लाज्मा फेल हो चुकी, वो फेल नहीं हुए। जैसे जैसे कोरोना के वेरिएंट ने अपने अंदर म्यूटेशंस करे, उसको रोकने के लिए, उसे नए तरीके से उसको मारने के लिए नए मेडिसिन को करा। हम एक ही मेडिसिन को तो लेके नहीं चल सकते थे। जैसे जैसे कोरोना ने बदलाव करा, वैसे वैसे हमने अपनी मेडिसिन को अपग्रेड करा। ठीक है, तो हम फिर आते हैं आपके पास, अभी ये डिस्कशन चलता रहेगा। हम डॉक्टर राठी जी से ओपनिंग कमेंट में पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर राठी जी, आप भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और आप रामदेव बाबा की स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं कि एलोपैथी बेकार है और आयुर्वेद ही फ्यूचर है, जबकि मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी आयुर्वेद पे कोई सीरियस रिसर्च हो रहा है। नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही है, और आयुर्वेद में कोई रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। मैं आपको उदाहरण देके भी आगे बताऊंगा। और रहा आपका जो क्वेश्चन है बाबा रामदेव का, और मैं जैसे भी पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि एक एलएलबी वाला दूसरे एलएलबी वाले की कभी खिल्ली नहीं उड़ाएगा, तो एक विद्वान दूसरे विद्वान की कभी भी बेइज्जती नहीं करेगा। तो जो सर यहाँ पे बात हो रही है पद्धति के ऊपर, एक पद्धति है, उसका उन्होंने माखौल उड़ाया है, जो कि वर्ल्ड में आज 90% मुझे लगता है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये इसी पद्धति पे डिपेंडेंट है, और रामदेव बाबा उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरीके से एक निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गांव में फैला दिया गया कि ये टीका ना ले, उससे नपुंसक हो जाएंगे, और क्या क्या बताने लगे। एक फैमिली तो जब उसको टीका लगाने गए तो वो गंगा जी में कूद गया। तो अगर इस तरीके का कोई नेता जो मास को डील करता है, अगर इस तरीके का वो अगर स्टेटमेंट देता है, तो वो तो एक बड़े मास को इफेक्ट करता है ना सर। और मैं एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि दूसरी बात यह है कि ये स्टेटमेंट रामदेव बाबा वर्सेस एक्स था, इसको आयुर्वेद वर्सेस एक्स कैसे बनाया गया? अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे दूं तो क्या ये मीडिया बनाम कोई चीज हो सकता है क्या? तो आप इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, मीडिया में बहुत कुछ चलता है जिसको हम लोग एक आम आदमी नहीं जानता है। आप भी कई बार देखते रहते हैं, बहुत सी चीज मतलब सामान्य आदमी को नहीं पता होता है मीडिया में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो कुछ थोड़ा बहुत अब हम लोगों को भी पता है कि कुछ मतलब बेतुकी बातें कह दी जाती हैं, उनका कोई ज्यादा सीरियसली लेने के लिए। तो आप रामदेव बाबा के स्टेटमेंट को कहीं से भी समर्थन नहीं करते? देखिए, कुछ हल्की सी बातें तो उनकी ठीक है कि भाई ठीक है, तो क्या बात हल्की सी आपको ठीक लगी, आप वो बताइए, फिर हम कुरैशी जी से पूछेंगे। इसके बारे में पहले हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो सभी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शायद ये बातें रही हैं 2014 की ही, जब वो प्रधानमंत्री होके आए थे, तब उन्होंने कहा था कि ये आपस की लड़ाई है, और इसको हम बार बार कहते हैं। शायद 9 नवंबर की बात है, उन्होंने एक अधिवेशन में ये बात कही थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो ये जब से चली आ रही है, जैसा आपने भी बोला कुछ के इस पे शोध नहीं हुआ है, तो शोध भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। जितनी भी आयुर्वेदिक दवाई है, मेन ये है कि आयुर्वेदिक दवाई गायब हुई है। आयुर्वेदिक दवाई का मतलब ये हुआ कि आप
आपको याद होगा, आपने सुना होगा, नहीं भी याद हो, कि पहले नुस्खे हुआ करते थे, तो आप आयुर्वेद को समझें कि हम लोग नुस्खे देते थे, न कि कोई किट बना के देते थे। जो मेन आयुर्वेद है वो नुस्खा है, जो हम लोग आपको लिख के दिया करते थे, वो पेशेंट टू पेशेंट अलग हुआ करता था। तो आप भी एक तरीके से तो रामदेव बाबा को फेवर कर रहे हैं ना? आपका भी कहना है कि उतना ही फेवर कर रहे हैं कि जहां तक रामदेव बाबा की जरूरत है। जो गंभीर पेशेंट है, डॉक्टर काजी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके ऊपर? सर देखिए, आप एक बात बताइए, आपके घर में माता है, पिता है, बीवी है, बच्चे हैं, सब लोग हैं। अगर किसी को कोई परेशानी होती है, आज के टाइम में किसी को 100 बुखार आता है, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेते हैं कि इमरजेंसी में मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हैं? बिल्कुल। हम सभी जानते हैं, पूरा देश इस इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है। उन्होंने फ्रंट वॉरियर बन के इस देश की सेवा करी है, हजारों लोगों की जान गई है। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या हो सकता है सर, अपने आप में क्लेरिफाई करने के लिए? तो डॉक्टर साहब राठी जी, आप बताइए कि जब आपके घर में कोई सीरियस होगा तो क्या आप उसको क्या कराएंगे? कपाल भारती? ये सच्चाई है, या उनको सच बोल रहे हैं, कोई भस्म खिलाएंगे? गंभीर पेशेंटों के लिए जरूरत है। हमें समझना होगा आयुर्वेद कहाँ जरूरी है, एलोपैथ कहाँ जरूरी है। आयुर्वेद, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये एक जीवन पद्धति है, आयुर्वेद बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इमरजेंसी में बिल्कुल हमें एलोपैथ की जरूरत है, और हमें जाना भी चाहिए, लेनी भी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। बट रामदेव बाबा तो बोल रहे हैं कि ये किसी काम का नहीं है, रेमडेसिविर भी फेल हो गया, ऑक्सीजन की वजह से भी लोग मरे। वो सब बातें सही नहीं है सर, सारी बातें सही नहीं है। ठीक है, तो हम सत्यप्रकाश जी के पास आएंगे। सत्यप्रकाश जी, आप तो इस मैटर के बारे में अवेयर होंगे, जिस तरीके से आईएमए ने लेटर लिखा है, और जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं आईएमए कि भाई इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। आपको एज ए कानूनी पक्ष आपको क्या लगता है, क्या इस केस में रामदेव बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए? देखिए रोहित जी, जहां तक बात रही जो रामदेव जी ने बयान दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि डॉक्टरों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस देश की जी। और डॉक्टरों के खिलाफ या इस मेडिकल साइंस जो प्रूवन है, जो साइंटिफिक बेस पे ट्रीटमेंट करती है जी, आप इतनी आसानी से उनको ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कुछ नहीं किया, डॉक्टर इसलिए मर रहे हैं, उनके पास दवाई नहीं है। जहां तक रही बात कानूनी पहलू की, तो कानून में डेफमेशन के लिए सेक्शन है 499 है, 500 है, इसमें 3 साल की सजा है। लेकिन उसमें क्या है कि ऐसे केसेस कोर्ट में जल्दी प्रूफ नहीं हो पाती है, क्योंकि एविडेंस नहीं आते हैं। अब आईएमए ने जो आरोप लगा के शिकायत दर्ज कराई है आईसी स्टेट पुलिस स्टेशन में, उसमें उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव ने ऐसा बयान दिया जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनको पता चला और टीवी में, अखबारों में उन्होंने देखा। ये सब चीजें प्रूफ नहीं हो पाती है कोर्ट में। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए कंप्लेनेंट को एग्जामिन करना होगा। महेंद्र यादव जी से मैं जानना चाहता हूँ। महेंद्र यादव जी, आप तो जब आईएमए, मैं फिर आऊंगा सत्यप्रकाश जी आपके पास जी। आपको पता है भारत गांवों का देश है, विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे किसी भी तरह का भ्रम, जैसे आपको पता होगा पल्स पोलियो के लिए भारत में कितना स्ट्रगल हुआ है। लोगों ने जो पल्स पोलियो के लिए जो जाते थे उनको, उनकी पिटाई तक हो जाती थी कंफ्यूजन की वजह से कि इस ड्रॉप से ये हो जाता है, वो हो जाता है। और जिस तरीके से अभी कोरोना के लिए भी जो टीका निकला था, वैक्सीन निकला था, उसके बारे में जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए कि इसको लगाने से नपुंसक हो जाता है, ये तो बीजेपी का टीका है, ये फलाना का टीका है। अब आयुर्वेद बनाम एलोपैथ, और भी तो रामदेव बाबा जैसे बड़े व्यक्ति जिनके इंडिया में करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, इंडिया में क्या विदेश में भी है, तो इसका सामाजिक प्रभाव क्या है? और आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से रामदेव बाबा को स्टेटमेंट देना चाहिए था? आप सपोर्ट करते हैं, आप विरोध करते हैं, आपका क्या ओपिनियन? देखिए रोहित जी, करोड़ों फॉलोवर होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति हर विषय का विशेषज्ञ हो जाए। लाला रामदेव के बारे में ये ठीक है कि एक बहुत सफल व्यापारी हैं,
लाला रामदेव बोला आपने या बाबा रामदेव बोला? एक व्यापारी है, व्यापारी को लाला रामदेव कहना ज्यादा सही लगता है। ठीक है, लाला रामदेव, ठीक है, चलिए एग्रीड है, बोलिए आगे बोलिए। बाबा की परिभाषा पर वो इसलिए खड़े नहीं उतरते कि जो आम प्रचलित परिभाषा है उसके हिसाब से एकमात्र उन्होंने विवाह नहीं किया है, बाकी उनका जो कारोबार है वो पूरा उनका घर परिवार के लोग, बहन बहनोई परिवार, माता वाता जो भी है वो सारे उसमें लगे हुए, कहीं से परिवार से अलग नहीं है। सन्यासी उनको मैं सन्यासी की परिभाषा पर नहीं मानता जी। आप सन्यासी नहीं है ये आप नहीं मानते, ठीक है जी। ये जो पूरा विवाद है जी, और जिस समय ये विवाद खड़ा किया गया है इसके पीछे एक साजिश तो ये है कि इस समय जो कोरोना को लेकर जो सरकार की अक्षमता सामने आई है, जो स्वास्थ्य तंत्र की जो नाकामी रही है, और शासन के तौर पर, प्रशासन के तौर पर या डॉक्टरों के लेवल पर भी समझे, जिस लेवल पर भी कहें, उस सबसे ध्यान बटाने के लिए एक IAS आए हैं। रामदेव अपनी तरफ से जो भी कहते हैं उनकी, मैं तो इसलिए इसको साजिश कर रहा हूँ कि जो IMA की जो बहस हुई, डॉक्टर लेले की बहस हुई और एक टीवी चैनल पर जो हुई थी रामदेव के साथ में, ये मुझे पूरी तरीके से प्लांटेड लगती है। एक तो उसमें जब लाला रामदेव बैठते हैं तो उसमें उनकी विंडो पर कोरोना का प्रोडक्ट लगी रहती है, वो तो एडवर्टाइजमेंट में लगे रहे थे। बिल्कुल 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 वो कर रहे थे। और दूसरी बात, इन्होंने जिस तरीके का आदमी बहस के लिए चुना, एक इंप्रेशन ऐसा जाता है कि IMA यानी सरकारी डॉक्टरों का कोई संस्था या कोई इस तरीके की एक संस्था है, वो मात्र वो सारे डॉक्टरों की प्रतिनिधि नहीं हो सकती है। 5-7 डॉक्टर मिलकर कोई बना ले इंडियन मेडिकल फेडरेशन, इंडियन मेडिकल यूनियन, कुछ भी ऐसे बना ले, इसका मतलब नहीं। MCI करना इस पर बहस करनी है तो अगर दो पद्धतियों के बीच में कोई विवाद हो भी रहा है, अगर तो करना चाहिए था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बैठे, आयुर्वेद की तरफ से जो प्रतिनिधि संस्था है वो सरकारी वो सामने आए, या जो दिल्ली में एम्स का भी एक आयुर्वेद है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, उनके डायरेक्टर वगैरह जो विद्वान लोग हैं वो बैठे। रामदेव की तो इस मामले में किसी तरीके से अथॉरिटी इसमें बनते ही नहीं थी। अगर उनको अपनी दवाई के नाम पर भी बहस करनी थी तब भी, अब ये तो जिन्स भी बनाते हैं, ये तो नूडल भी बनाते हैं, तो हर मामले के विशेषज्ञ ये थोड़े हो जाएंगे। तो अगर इनके जो कोई फार्मासिस्ट जो शाखा है उसका कोई प्रमुख आदमी बैठता तब तो उसमें कोई मुद्दा पे बहस होती। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ चर्चित करने के लिए हुए हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं? बिल्कुल कंडेम करता हूं, मैं पूरे इस व्यक्ति को कंडेम करता हूं। इनका पूरा का नाम, कभी ये अर्थशास्त्री बन जाते हैं, 2014 की पहले तक ये इकोनॉमिस्ट बने हुए थे, और अब आजकल ये इकोनॉमिक्स पर बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मैं एक और सवाल आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, सत्यप्रकाश जी भी आए, पहले आप जवाब दे फिर सत्यप्रकाश जी उसका जवाब दे। जैसे रामदेव बाबा ने एक नैरेटिव बना रखा है, देश प्रेम, देश फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, और ये इस तरह की बातें, और कि हम विदेशी MNCs के खिलाफ भारत में अपना जो लोकल दवा बना रहे हैं, लोकल ये बना रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, जो उनका बिजनेस करने का जो पैटर्न है, उसमें वो 1 रुपये का भी टैक्स भारत सरकार को नहीं देते हैं, जबकि विदेशी कंपनियां जितनी भी हैं वो सारे भारत सरकार को टैक्स देती हैं। तो वो किस तरह का देश का सेवा है? और उनका कोई भी सर्विस फ्री नहीं है। अगर आप उनका दवा लेते हैं तो चार्जेबल है उनसे, अगर आप किसी तरह का योग का ट्रेनिंग लेते हैं तो चार्जेबल है। तो फिर जब सब कुछ चार्जेबल है और उस चार्ज पे वो टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर किस बात का देश का नेशन है? ये तो कम्प्लीटली गुमराह करने वाली बात है। और मुझे लगता है कि जब ये सवाल आज तक में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने उठाया था, तो आज तक से पुण्य प्रसून वाजपेयी को निकाल दिया गया था। यानी कि रामदेव बाबा एक ऐसा ब्रांड है और इतना ज्यादा वो चैनल्स पे अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट को भी निकालना पड़ा ये सवाल पूछने पे। देखिए रोहित जी, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो रामदेव अपनी ब्रांडिंग जरूर किए हैं और उसमें एक सत्तारूढ़ दल का उनको पूरी मदद मिली हुई है। बीजेपी जी, उनको पूरी मदद मिली हुई है। और बीजेपी बात कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। हमारे चैनल में रामदेव बोलते हैं, किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, खुल के बात। ये बीजेपी तो सरकार जो है वो वैक्सीन के पक्ष में बोलेगी
और सरकार की तरफ से रामदेव ही जो हमेशा खड़े रहते हैं, वो वैक्सीन का विरोध भी कर देंगे, ये सारी बातें कर लेते हैं। ये देशभक्ति की ब्रांडिंग किए हैं, ये चाइना से व्यापार करते हैं, चंदन की लकड़ियों के मामले में पकड़े गए। हाँ, जो पुण्य वाजपेयी के मामले में जरूर कहूंगा, थोड़ी सी बस 25 सेकंड की बात, वो जो हुआ था, निकाले गए या उस कारण से निकाले गए या नहीं निकाले गए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुण्य वाजपेयी जिस तरीके से उसमें लाला रामदेव से बात कर रहे थे, सीधे सीधे वो कर रहे थे, वो उनकी शैली बहुत गलत थी। वो उस तरीके से उनकी जो पत्रकारिता की शैली वो नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो मतलब आपको लगता है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी की भी गलती थी। चलिए, उसमें हम जाते नहीं है, ना ही हमें पता है कि अंदरूनी बात क्या है। जैसा मीडिया रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, और आपको भी पता है कि भाई वो तो करोड़ों के एडवर्टाइजर हैं सारे बड़े चैनल्स में, तो इसमें तो कुछ हिडन फैक्ट्स है नहीं। सत्य प्रकाश जी। बिल्कुल। रोहित जी, देखिए, बाबा रामदेव जो है वो ब्रांड बाबा है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहां पे योग गुरु आपको नहीं मिलेगा, वहां पे आएगा बिजनेसमैन रामदेव। बाबा रामदेव ने ब्रांडिंग अपनी इतनी अच्छी की है, मीडिया मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, मीडिया इस तरीके से मैनेज करते हैं कि मीडिया उनको ऐसा दिखाती है कि जैसे पूरा देशभक्ति का सारा जो है वो बाबा रामदेव ने ही ठेका ले रखा है। बाबा रामदेव देशभक्ति को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जो उनके शिविर में लोग आते हैं, लोगों को बुलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने ऐसा परिवर्तन ला दिया है कि आदमी यहाँ से जाएगा। और रॉकेट साइंस मैं डॉक्टर काजी के पास आना चाहता हूँ। एक सवाल आपने और उठाया था कि रामदेव जी की जो कंपनी है वो टैक्स प्रॉपर नहीं देती है। बिल्कुल ये बात सही है। आप एक ट्रस्ट बनाकर आप कोरोनिल मेडिसिन और क्या क्या दवाई बेचते हैं, दवाइयों की लिस्ट मेरे पास नहीं है, क्या उसमें आप फ्री में देते हैं किसी को? आप चैरिटी करते हैं? आप किसी भी स्टोर पे जाइए, आपको पैसा देना पड़े, इवन मार्केट प्राइस से ज्यादा। हाँ, एक चीज मैं और उठा देता हूँ, पूरे लॉकडाउन के दौरान जो उन्होंने कोरोनिल की मार्केटिंग की थी, कोरोनिल मेडिसिन जो उन्होंने एमआरपी रखा था उससे डबल दामों में बेची गई। ब्लैक मार्केटिंग हुई इसका मतलब? सवाल होगा, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हुई। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। ये लड़ाई बाबा रामदेव और एलोपैथी की नहीं है, ये लड़ाई उन्होंने पूरा जो बनाया है वो अपना बिजनेस चमकाने के लिए, कोरोनिल को बेचने के लिए। ठीक है, मैं डॉक्टर काजी के पास आता हूँ। डॉक्टर काजी, बेसिकली जो ये कोरोना का टफ टाइम हम लोग फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि एलोपैथ फेल हुआ है, या जिस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स हुए हैं, जैसे आपने बताया शुरू में इंट्रोडक्शन में, आपने बोला कि व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है कोरोना के पेशेंट पे। मैंने बहुत सारे ऐसे कोरोना के मरीज से मैंने सुना है कि जब उनका कोरोना ठीक हो गया उसके बाद भी उनके लंग्स में और उनको कई तरह के आफ्टर इफेक्ट्स रहे। तो क्या लगता है, आई एम नॉट, मतलब मैं आपको इंडिविजुअली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या किसी संस्थान को ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं किसी मेडिसिन को ब्लेम कर रहा हूँ, क्या कोरोना को या कोरोना को ठीक से समझने में एलोपैथ अभी भी फेल है? देखिए सर, हमें बीमारी कब पता चली थी? 2020 में, और 2021 चल रहा है। 1.5 साल में हमने जितनी रिसर्च करी है, ऑल वर्ल्ड ने जितनी रिसर्च करी है, उसका डाटा पूरी दुनिया के सामने है। और जितने मरीज एलोपैथी, इमरजेंसी, इन रिसर्च से ठीक हो गए, अगर ये ना होते तो पता नहीं कितने लोगों की जान और जा सकती थी। और ये जो ब्लैक फंगस, ये व्हाइट फंगस की बात कर रहे हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, आपके घर में ब्रेड खराब हो जाती है उस पर भी फंगस लग जाता है, आपके अचार पे व्हाइट फंगस लग जाता है। ये फंगस कोई नई चीज नहीं है सर, फंगस बहुत पुरानी चीज है। लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक थे, जो ऑलरेडी जिनको शुगर थी और जिनको शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया, उन लोगों में ब्लैक फंगस की समस्या ज्यादा देखने को हम लोगों को मिली है। और इस चीज को ये कहना कि मेडिसिन फेल हो गई, पास हो गई, ये हो गई, सर ये मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान की मेडिसिन नहीं है, ऑल वर्ल्ड, अमेरिका, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब लोग इमरजेंसी मेडिसिन को ही पढ़ते हैं, सब लोग मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ में काजी जी, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, एक चीज और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस के बारे में आपने बोला, खासकर ब्लैक फंगस, बाद में खुद एलोपैथ डॉक्टर्स ने ही बताया कि जो ऑक्सीजन में पाइप लगाया जाता था, उसमें जो पानी यूज किया जाता था, वो गंदा होने की वजह से या बहुत देर तक सेम वाटर यूज होने की वजह से भी कई लोगों में ये हुआ। तो क्या इसको भी आप नेग्लिजेंस नहीं मानेंगे?
देखिए सर, एक बात बताइए, कोई पेशेंट आईसीयू में है, वो पेशेंट 10 दिन 12 दिन 15 दिन से ऊपर चला गया, तो उस पेशेंट को ऑलरेडी सेकंड इन्फेक्शन लगने के चांस तो रहेंगे ही। हम क्या उसे आईसीयू से बाहर कर देंगे कि आपको सेकंड इन्फेक्शन लग जाएगा? हम क्या उसे आईसीयू से बाहर कर देंगे कि आपको ब्लैक फंगस लग जाएगा? ये तो सेकंडरी इन्फेक्शन के तौर पे आ गया। पर प्राइमरी हमारा मैनेजमेंट, हमने उसे आईसीयू में रखा। या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं जो हॉस्पिटल में लंबे समय रहने के बाद पेशेंट्स को हो जाते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक 7 से 10 दिन तक चलती हैं, वो कंप्लीट कोर्स हो जाता है, लेकिन पेशेंट रिवाइव नहीं हो रहा होता, तो उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते रहते हैं, तो इम्यूनो सप्रेसेंट के तौर पे ये चीजें लग जाती हैं। पर ये कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी ये सब कुछ नहीं है। हम जान बचाना इस टाइम सबसे जरूरी है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, मैं डॉक्टर राठी के पास जाता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। डॉक्टर राठी, मेरे पास तो सच पूछे तो मुझे तो पहले हंसी आ जाती है जब एक सेकंड डॉक्टर राठी के पास एक सेकंड, फिर आपके पास आता हूँ। डॉक्टर राठी, ना आयुर्वेद ने कोई रिसर्च किया इसके ऊपर। 1-1.5 साल से ये बीमारी चल रही है, आपके तरफ से एक रामदेव बाबा का प्रोडक्ट कोरोनिल को छोड़ के कोई आयुर्वेद की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं है। और कोरोनिल भी कितना इफेक्टिव है आपको पता है। उसका लाइसेंस खांसी और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे लिया गया था, और बाद में उसको किस तरीके से दवा मार्केट में बेचा गया, फिर माफी मांगा गया, और क्या क्या हुआ है वो सब आपको पता है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। एक तो आप कोई रिसर्च नहीं करते, दूसरी तरफ आपके दवा से कोई ठीक नहीं होता, लेकिन आप पूरा जिस पद्धति से पूरे वर्ल्ड में इलाज हो रहा है उसका मजाक उड़ाने में जरूर आगे आ गए। देखिए, सभी को कहना गलत बात है। ठीक है, अभी जिस तरीके से आयुर्वेद बदाम बनाया, और मैंने देखा सारे चैनलों पे सब लोगों ने इसको इमोशनली ले लिया है, और सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं वो कूद पड़े हैं एलोपैथ को और अपने आप को रामदेव बाबा का वो बताने के लिए। नहीं, वो कुछ भक्त हैं तो भक्त तो साथ रहेंगे, उनकी बात अलग है, पर ऐसा है नहीं जो आप समझ रहे हैं। आयुर्वेद अपनी जगह है, एलोपैथ अपनी जगह है, और जो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट चाहिए वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि दूसरी लहर आई, लॉकडाउन हमने टाइम पे नहीं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप बताइए कि अगर कोई पेशेंट ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस के चपेटे में आ गया तो क्या आयुर्वेद में उसका कोई इलाज है? देखिए, इतना प्रमाणिक इलाज अभी नहीं है आयुर्वेद के उसमें कि भाई तो आप लोग लेटर लिख के रामदेव बाबा को नहीं बता सकते कि ये जो आपका बड़बोलापन है इससे पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है, जब आपके पास है ही नहीं। व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस हो गया, अगर उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो तो पेशेंट 7 दिन के अंदर मर जाएगा, 10 दिन के अंदर, डॉक्टर काजी अगर मैं रॉन्ग हूं। तो जब आपके पास उसका इलाज ही नहीं है, उसके बाद भी जिसके पास इलाज है, जो मेहनत कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, चलो 100 में 90 तो बचा ले रहा है, तो उसकी तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी तो मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने माफी मांग लिया इस बात सर कहाँ, बट आप आयुर्वेद वाले लोग, आप लोग क्यों नहीं अपना आपका जो एसोसिएशन है वो क्यों नहीं लेटर लिखता कि रामदेव बाबा आपने जो ये विवाद खड़ा किया है ये आपका पर्सनल विवाद है, आप इससे आयुर्वेद को अलग रखें। आप भी लेटर लिखिए, आप क्यों नहीं लेटर लिखते? आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं इसका फायदा मिले और कुछ आयुर्वेद को फायदा हो जाए, कुछ आप लोग को भी इनकम हो जाए। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो आपने शुरुआती कमेंट्स में कहा वो बिल्कुल सच कहा आपने, बातचीत कुछ और है, मार्केटिंग करनी है, जो आपने शुरू में ही कहा, समस्या ही वही थी। तो इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा ना, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, किसी को तो इस विवाद का अंत करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे एक बार जो विवाद खड़ा हो गया सो हो गया। आपको बताया तो मैंने कब इन्होंने ये वैक्सीन के खिलाफ इन्होंने दुष्प्रचार किया था विपक्ष पार्टियों ने। अब उसका इम्पैक्ट है कि आज गांव में लोग टीका नहीं लगा रहे हैं। आप पता कर लीजिए, गांव में टीका पड़े खराब हो जा रहा है। जहां से ये विवाद शुरू हुआ था, क्या वहां उन्हें एक आयुर्वेद का कोई अच्छा सा चिकित्सक नहीं रखना चाहिए था? उन्होंने खुद ही विवाद शुरू करवाया था बाबा रामदेव को बैठा के। ये होता ही नहीं, वहीं खत्म हो जाता। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, रोज जी, मुझे एक मिनट का टाइम दे। डॉक्टर साहब ने भी कुछ पॉइंट्स उठाए। मेरे पास ना कुछ अखबारों की कटिंग है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये लोगों को जानना। तो सत्यप्रकाश जी एक काम करते हैं, लेट अस हैव अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। सवाल देश का में विद रोहित रोहन के साथ ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि ये कन्वर्सेशन चल रहा था, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हम जाते हैं डॉक्टर काजी के पास और हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं। डॉक्टर काजी,
शुरू से देखा गया है कि एलोपैथ ने हमेशा दूसरे पद्धति को, चाहे वो आयुर्वेद हो या यूनान हो, यूनानी पद्धति हो या कोई भी दूसरे पद्धति को, बहुत ही हीन नजर से देखते हैं। मतलब उनको डॉक्टर मानते भी नहीं है और अपने साथ बैठाना भी नहीं चाहते हैं, मतलब उस लायक भी उनको नहीं समझते कि वो आपके साथ बैठ सके। तो इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? क्या ये सोच सही है, गलत है, क्या सोचते हैं आप? देखिए सर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका प्रिस्क्रिप्शन देखना, आप उनसे ये पूछना कि आप भाई साहब आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप इंग्लिश दवाई क्यों दे रहे हैं? आप पूछना कि आप इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं? आप पूछना कि आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? आप स्टेरॉइड क्यों दे रहे हैं? कभी आप उनसे सवाल करिए। अगर वो आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, हम उनकी इज्जत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो इंडिविजुअल डॉक्टर की, कौन सी बात होती है सर? ये तो इंडिविजुअल डॉक्टर की कमी हो गई कि अगर कोई आयुर्वेद वाला एलोपैथी पद्धति से इलाज कर रहा है तो वो तो एक अलग तरह का अपराध है। लेकिन अगर आयुर्वेद वाला आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करे, होम्योपैथी वाला होम्योपैथी तरीके से इलाज करे, और जैसे कि दिल्ली में तो सारे सरकारी अस्पतालों में होम्योपैथी का डिपार्टमेंट होता है, आयुर्वेद का डिपार्टमेंट होता है। डॉक्टर से मिलें, उनकी दुकान क्लिनिक पर जाएं, आप ये देखेंगे कि उनके सारे प्रिस्क्रिप्शन में अगर 99% बिल्कुल मैं काजी साहब से इसलिए एग्रीड हूँ कि मैंने भी बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है कि वो यूनानी का इलाज करा रहा हूँ। भी है। देखिए, मैं दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर है, वो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में जाके मैं आयुर्वेद की दवाई लेता हूँ, मैं वहाँ पे यूनानी वाली दवाई लेता हूँ, होम्योपैथी की दवाई लेता हूँ, वो तो कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, आपके पॉइंट है। डॉक्टर है वो स्पेसिफिक का इलाज करे, हमें उससे कोई डॉक्टर राठी जी के पास आते हैं। डॉक्टर राठी जी, जैसा कि अभी ब्रेक के पहले भी हमने आपसे पूछा था और जैसा कि डॉक्टर काजी ने भी अभी सवाल किया कि आप एक तरफ तो आप एलोपैथ को हंसते हैं और दूसरी तरफ जो है, अगर आपके पास कोई आ जाता है तो आप भी उन्हीं के मेडिसिन लिखते हैं। मैंने बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर को मैंने खुद देखा है, बल्कि यूनानी डॉक्टर को देखा है जो किसी ना किसी एमबीबीएस डॉक्टर के अंदर रह के वो कुछ सीख लेते हैं और फिर वो भी एमबीबीएस डॉक्टर की तरह दवा लिखने लगते हैं। आप चले जाइए छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में, आपको यही मिलेगा। मैक्सिमम यूनानी डॉक्टर्स है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है जो एमबीबीएस की तरह दवा लिखते हैं। तो आप इसको कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? वैसे तो ये गलत ही है, फिर भी आपका इसमें तो है। हाँ, दिक्कत तो है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ये दिक्कतें हैं और आयुर्वेद वालों को ज्यादातर अपना आयुर्वेद पे ही फोकस रखना चाहिए, तभी हमारी पहचान होती है। आयुर्वेद से हमारी पहचान है, एलोपैथ से तो हमारी कोई पहचान हो नहीं सकती। यदि हम एलोपैथ को लेकर चलेंगे तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो ये तो सच है जो आप कह रहे हैं, ये एक पहलू है। पर इसके साथ साथ में हाँ, दिक्कत ये है कि बहुत ज्यादा चीजें बाहर नहीं आ रही है, आयुर्वेद की भी चीजें बाहर नहीं आ रही है, ये भी सच्चाई है। और इसमें मतलब हम लोगों का भी दोष है कि हम लोग नहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, अच्छी अच्छी चीजें नहीं बताते। जैसे एक प्रोग्राम में मैं आपके साथ था, जब हम लोग रसायन की बात कर रहे थे तो शायद उस दिन आपने पहले दिन ये रसायन शब्द सुना था, जबकि ये हमें बहुत दिन से आपको सुनाना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। तो इसमें कमी है हमारी। ठीक है, मैं सत्यप्रकाश जी के पास आता हूँ। सत्यप्रकाश जी, ठीक है, अभी चूंकि रामदेव बाबा बहुत ही फेमस है तो उनका जो क्लिप था वो वायरल हो गया, बट ये तो शुरू से होता आया है कि बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर भी दूसरे मेडिकल पद्धति पे, खासकर आयुर्वेद पे या यूनान पे बड़े बड़े कमेंट्स देते रहे हैं और उसको वो मेडिकल पद्धति नहीं मानते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है और क्या इसमें लीगल एंगल दिखता है? हाँ, रोहित जी, मैं बयान की बात कर दूं जो डॉक्टरों के तरफ से भी समय समय पे दिए गए। मेरे पास अखबार की कटिंग है, कुछ अखबार की, जो ANI से खबर आई थी। देश में जून जुलाई में कोरोना संक्रमण चरम पर हो सकता है, एम्स ने जून जुलाई 2020। ठीक है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, टाइम का अभाव है, आपकी आवाज कट रही है। या तो फिर मैं आपके पास आता हूँ, जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये जानना चाहिए। हाँ, एक सवाल है बस जल्दी कीजिए क्योंकि एक तो आपकी आवाज N95 मास्क साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कोरोना वायरस रोकने के। एक एम्स के डायरेक्टर इस तरीके के बयान कोरोना काल में दे गए, इसका क्या रेपरकेशन हुआ? लोगों में इतनी कंफ्यूजन हो गई। उन्होंने एक और बयान दिया कि 2022 के पहले कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तान में नहीं मिली।
तो क्या इस तरीके के बयान देने से डॉक्टरों को भी बचना चाहिए? नहीं ठीक है, मुझे जो लगता है, क्योंकि ये कोरोना कोई पुराना बीमारी तो था नहीं, ये तो नई बीमारी है, तो इसमें कई बार टेस्ट एंड ट्रायल चलता रहा है। ठीक है, मैं यादव जी के पास आना चाहता हूँ। महेंद्र यादव जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात को कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि देखिए, अगर कोई आयुर्वेद वाला अगर एलोपैथी से इलाज करता है तो ये तो उसकी व्यक्तिगत कमी हो गई। कोई आयुर्वेद वाला कल के दिन किसी कोई क्राइम कर दे, किसी को मर्डर कर दे, तो ये तो उसका इंडिविजुअल क्राइम हुआ ना, इसमें आयुर्वेद की पद्धति तो कहीं आड़े नहीं आई ना। तो और जैसे दिल्ली में जो एम्स आयुर्वेद वाला एम्स है, या एम्स में भी जो आयुर्वेद का डिपार्टमेंट है या होम्योपैथी का डिपार्टमेंट है, क्या ये लोग एलोपैथी से इलाज करते हैं वहाँ पे? एम्स में जो होम्योपैथी डिपार्टमेंट सेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे ठीक है डॉक्टर काजी, अब ये इस डिस्कशन के हम अंत की तरफ जा रहे हैं, टाइम का अभाव है। आप कोरोना पेशेंट के लिए, और खासकर जिनको शुगर है या हाइपरटेंशन है, उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हैं ताकि वो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से बचे और कोरोना में उनको फायदा हो? देखिए सर, मैं सबसे अच्छी बात कहूंगा कि आज हम लोगों ने सबने मिलकर मेहनत करी है और हमने लॉकडाउन का सही तरीके से पालन किया, भारत सरकार के निर्देशों का पालन किया, जिसकी वजह से आज हम कोरोना को रोकने में बहुत कामयाब रहे। आज हमारे पास ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, आज हमारे पास कोई भी इंजेक्शन की कमी नहीं है। लेकिन मैं अपने देशवासियों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कोरोना कम हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना गया नहीं है। आपकी ढील, आपकी लापरवाही उसे दोबारा ला सकती है। इसलिए जो हम रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड गैदरिंग, इनको रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। और दूसरी बात, हम जो भी इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनको कंटिन्यू लेते रहेंगे। और जो लोग डायबिटिक, हाइपरटेंशन, मोटापे के शिकार हैं, या जिनको कैंसर से, जो इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेरॉइड ले रहे हैं, या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको खास तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। शुगर पेशेंट शुगर को कंट्रोल करके रखें। अगर ओबेसिटी वाले पेशेंट है तो उनको एक्सरसाइज जरूर करें और अपने घर पे रहें। बस यही मैं आप सब लोगों के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा। ठीक है डॉक्टर राठी, आपका क्या क्लोजिंग कमेंट है? जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि रसायनों का उपयोग जरूर करें, जिसमें कि असगंध रसायन आता है, हमारा भल्लातक रसायन आता है, च्यवनप्राश रसायन आता है, तो ये पहले ले। दिनचर्या ठीक रखें, ऋतुचर्या ठीक रखें। यदि हम दिनचर्या और ऋतुचर्या पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा योग करें, तो मुझे नहीं लगता काढ़े का ज्यादा सेवन ना करें। जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि काढ़ा ज्यादा ही ले, जरूरत से ज्यादा बिल्कुल ना ले, कम मात्रा में ले, और अपना खान पीन का ध्यान रखें। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी तो आपको ये सब चीजें नहीं होंगी। जो रोगी हैं वो अपना विशेष खान पान का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, महेंद्र यादव जी, आपका क्लोजिंग कमेंट? क्लोजिंग कमेंट के रूप में तो मैं देखिए ये कहना चाहूंगा कि अभी देखिए कोरोना के केस आने कुछ कम हुए हैं, लेकिन शायद टेस्टिंग ही कुछ कम हुई है। जो मरने वालों की संख्या है उसमें कोई ज्यादा कमी अभी नहीं दिख रही है। तो हमारे प्रयास जो है वो अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कामयाब होने लगे हैं, यानी जितना नुकसान होना था उतना हुआ है और उतना अभी होता ही आ रहा है। दोनों ही पद्धतियां अपने तौर पर, जैसे एलोपैथी के बारे में कहें तो निश्चित तौर पर ये अभी प्रयोग ही कर रहे हैं, यानी कोई सर्टेन नहीं है कि ये इलाज इनके पास जो इलाज कर रहे हैं वो है ही। एक कोशिश कह सकते हैं, उस कोशिश का हम सम्मान भी कर सकते हैं। ऐसी कोशिश आयुर्वेद वाले भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विवाद जो इनको किया जा रहा है वो इस समय जो विभीषिका है उससे ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। और इसमें ये टीवी चैनल वालों की भी बहुत खराब भूमिका है इसमें, मैं मानूंगा। जो जिस तरीके से डिबेट दिखाई जा रही है और उसको बार बार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि एक टीआरपी मसाला मिल गया है उनको। और वैसे ये विवाद खत्म होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए दोनों पक्षों को शांत होना पड़ेगा। और रामदेव प्रचार के इतने भूखे हैं वो मानने वाले नहीं है। एक समय तो ये बिग बॉस में जाने को तैयार हो गए थे, और ये हर उल्टी सीधे मामले पर चाहे दखल हो ना हो बोलने के लिए टीवी पर ये राखी सावंत संभावना से इनके साथ में बैठा दीजिए तो उसमें बैठ के मिले आए हैं, हंसी ठट्टा मजाक करते आए हैं। तो इनको तो मौका चाहिए मजाक करने का, टीवी पर लगातार दिखने का। तो ये तो लगातार चलते रहेंगे। विवाद अभी शांत होने वाला नहीं है, विवाद ये चलता रहेगा। लेकिन इस विवाद की आड़ में हम जो विभीषिका है उसको बिल्कुल ना भूलें। इस डिस्कशन में आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी आपका धन्यवाद, महेंद्र यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर काजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर राठी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, सिर्फ मैं 2 लाइन के साथ इस प्रोग्राम को अब अंत करूंगा कि मेडिकल पद्धति चाहे जो भी हो, वो दोनों ह्यूमन के डेवलपमेंट और इंसान के बचाव के लिए ही बनाया गया एक पद्धति है। और जैसा हमारे एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने जान पे जोखिम लेकर जिस तरीके से कोरोना के लोगों का इलाज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस इंटरेस्ट में जरूर ही विवादित बयान देकर अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हमें उस गफलत में जाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है इस समय इस पेंडेमिक से अपने आप को बचाने की, अपने फैमिली को, अपने लव वंस को बचाने की। तो मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, पहले तो घर से निकले तो डबल मास्क लगाएं, बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करें। और जैसा डॉक्टर काजी और डॉक्टर राठी ने आप लोगों को बताया कि रसायन ले, और जैसा इन्होंने डॉक्टर काजी ने भी आपको बताया कि अगर आप कोरोना से निकल भी गए हैं तो भी मल्टीविटामिन लेते रहिए, क्योंकि कोरोना के बाद भी काफी सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम सवाल देश का हम यही समाप्त करते हैं। फिर नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।